प्राचीन भारत के दो महान महाकाव्य रामायण और महाभारत ने शायद कई सौ वर्षों के दौरान आकार लिया और इनमें कई हिस्से तो बाद में भी जोड़े गए। ये महाकाव्य भारत में इंडो आर्य जाति के शुरुआती दिनों के बारे में बताते हैं, जब वो अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे और उनमें आपसी झगड़े हो रहे थे। इन महाकाव्यों की असल रचना और संकलन बाद में किया गया था। नेहरू जी लिखते हैं कि उनकी नजर में दुनिया में ऐसी कोई भी किताब नहीं है जिसने इतने लंबे समय से लगातार इतनी बड़ी जनसंख्या के मन पर अपनी इतनी ज्यादा गहरी छाप छोड़ी हो, जितनी गहरी छाप महाभारत और रामायण ने छोड़ी है। दूर इतिहास से लेकर अब तक ये महाकाव्य भारतीय लोगों के जीवन में एक बेहद अहम स्थान रखते हैं और उनके जीवन को प्रभावित करने का काम करते हैं। हालांकि इन महाकाव्यों को उनके मूल रूप यानी संस्कृत में केवल कुछ बुद्धिजीवी ही पढ़ने की योग्यता रखते हैं, लेकिन अपने अलग अलग रूपांतर और विभिन्न मौखिक तथा लिखित तरीकों से ये महाकाव्य भारतीय लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये महाकाव्य हमें अपने पूर्वजों के रहस्यों को कुछ हद तक समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अलग अलग वर्गों में बटे भारतीय समाज को एकत्रित किया जा सकता है और कैसे अलग अलग वर्गों की आपसी लड़ाइयों को सुलझाकर उन्हें एक होने का एहसास दिलाया जा सकता है। इन महाकाव्यों ने अलग अलग हिस्सों में बंटे भारतीय समाज को एक साझा नजरिया और इतिहास देने की कोशिश की है ताकि समाज को एकजुट रखा जा सके। यूनानी, चीनी और अरबी लोग अतीत के उलट भारतीय अतीत में इतिहासकार नहीं थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और इसने हमारे लिए अब तारीखें तय करना या एक सटीक कार्यक्रम बनाना मुश्किल कर दिया था। घटनाएं एक दूसरे से टकराती और एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करती थीं। केवल बहुत धैर्यवान विद्वान ही आज भारतीय इतिहास के चक्रव्यूह के सुराग खोजने में सफलता हासिल कर पाए थे। अगर गौर से देखा जाए तो 12वीं शताब्दी में कल्याण द्वारा लिखी गई राज तरंगनी ही एक ऐसी पुस्तक है जिसे इतिहास के दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य पुस्तकों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलात्मक और स्थापत्य अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह में संकेतों को ढूंढने के लिए जाना होगा। इसके अलावा अगर हम अपने इतिहास के लिए निश्चित तारीख ढूंढना चाहते हैं तो हमें अरबी, चीनी, पारसी और अन्य विदेशी इतिहासकारों का सहारा लेना पड़ता है जो भारत यात्रा पर आए थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक में भगवत गीता के बारे में बात करते हैं। भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है जो विशाल नाटक का एक भाग है, लेकिन महाभारत का यह हिस्सा अपने आप में पूर्ण है और स्वतंत्र माना जाता है। ये 700 छंदों की एक अपेक्षाकृत छोटी कविता है। विलियम वॉन हम्बोल्ट ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि ये सबसे सुंदर, शायद किसी भी ज्ञात भाषा में मौजूद एकमात्र सच्चा दार्शनिक गीत है। भगवत गीता की रचना पूर्व बौद्ध युग में हुई थी और रचना के बाद से इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कभी कम नहीं हुआ और आज भी इसकी प्रसिद्धि भारत में हमेशा की तरह मजबूत है। दर्शन और विचार की हर शाखा भगवत गीता की ओर देखती है और अपने तरीके से इसकी व्याख्या करती है। संकट के समय जब मनुष्य का मन संदेह में तड़पता है और कर्तव्यों के संघर्ष से दब जाता है तो अक्सर प्रकाश और मार्गदर्शन हासिल करने के लिए लोग भगवत गीता की ओर अपना रुख करते हैं। गीता का संदेश सांप्रदायिक नहीं है। ये केवल किसी एक धर्म के लिए नहीं बना है, बल्कि ये सभी के लिए आजाद रूप से उपलब्ध रहता है, क्योंकि भगवत गीता का संदेश किसी एक धर्म के लिए नहीं है और ये सभी को संबोधित करता है। इसलिए इसको दुनिया भर के लगभग हर हिस्से में लोकप्रियता हासिल है और गीता के संदेश को मानने वाले दुनिया भर में आपको मिलते रहेंगे। ऐसा मालूम होता है कि गीता के संदेश में कुछ ऐसा छिपा है जो वक्त के साथ पुराना नहीं होता। व्यक्ति हर हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेता है और पढ़ने वाले को एक नई सीख देता है। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति पर जवाहरलाल नेहरू मनुस्मृति के अनुसार टिप्पणी करते हैं। कानून के शुरुआती प्रतिपादक मनु के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस समय के कानून के हिसाब से महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती थी। महिलाएं हमेशा अपने घर में पुरुषों पर ही निर्भर रहती थीं। लगभग हर कानून के हिसाब से महिलाओं को संपत्ति की तरह देखा जाता था। हालांकि महाकाव्यों में महिलाओं को एक बेहद सम्मानित स्थान दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस दौर के समाज में महाकाव्य की सीख को लागू नहीं किया गया। पुराने कानून निर्माता मनु स्वयं कहते हैं कि जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है वहां देवता निवास करते हैं।
वहीं तक्षशिला या किसी पुराने विश्वविद्यालय में महिला छात्रों का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ ने कहीं ना कहीं छात्र के रूप में कार्य जरूर किया होगा, क्योंकि इसके बाद में विद्वान महिलाओं का बार बार उल्लेख देखने को मिलता है। वहीं बाद के युगों में भी कई प्रतिष्ठित महिला विद्वान थीं। आधुनिक मानकों के आधार पर प्राचीन भारत में महिलाओं की कानूनी स्थिति खराब थी, लेकिन ये स्थिति प्राचीन ग्रीस और रोम की तुलना में प्रारंभिक ईसाई धर्म में मध्ययुगीन यूरोप के कैनन कानून के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर कही जा सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे भारत में बौद्ध और जैन धर्म फले फूले और उन्होंने किस तरीके से भारत पर अपना प्रभाव छोड़ा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही वैदिक धर्म की शाखाओं से अलग थीं, लेकिन इनका विकास इन्हीं वेदों के जरिए हुआ था। हालांकि दोनों ही धर्म वेदों को नकारते हैं और अहिंसा तथा ब्रह्मचारी जीवन का निर्माण करने की शिक्षा देते हैं। वहीं दोनों ही धर्म की शिक्षाएं यूं तो तार्किक और जमीन से जुड़ी हुई मालूम पड़ती हैं, लेकिन असल जिंदगी में हम उनके साथ बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और एक दूसरे के समकालीन थे। गौतम बुद्ध ने साहस का परिचय देते हुए प्रचलित धर्म के अंधविश्वासों, कुप्रथा और पुरोहित व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू किए। बुद्ध ने उस दौर की प्रचलित आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण पर चोट करते हुए चमत्कारों और रहस्योद्घाटन को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं गौतम बुद्ध ने इंसान की नैतिकता पर ज्यादा जोर दिया। गौतम बुद्ध का ये नजरिया भारतीय समाज में पहाड़ों से आते हुए एक ठंडी हवा के झोंके के समान साबित हुआ, जिसने समाज को नए विचारों से तरोताजा कर दिया। गौतम बुद्ध ने जाति व्यवस्था पर सीधा हमला नहीं बोला, बल्कि उन्होंने अपने नए धर्म से जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि गौतम बुद्ध की गतिविधियों और उनके संदेशों ने जाति व्यवस्था को अपने दौर में काफी हद तक कमजोर कर दिया था। ये बात सभी जानते हैं कि जाति व्यवस्था में बटा हुआ समाज विदेशी व्यापार और विदेशी संबंध बनाने में बहुत मुश्किल से कामयाब होता है। लेकिन गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद लगभग 1500 वर्षों तक भारत और पड़ोसी देशों के बीच व्यापार खूब फला फूला और भारतीय उपनिवेशों की संख्या भी बढ़ती गई। इसके साथ ही बाहर से आने वाली संस्कृतियों और नए लोगों को भी भारतीय समाज में स्वीकार किया गया। वहीं बौद्ध धर्म धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। हालांकि शुरुआत में बौद्ध धर्म एक क्षत्रिय जाति के आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और ये समाज के शासक वर्ग और पुजारियों के बीच चल रही आपसी लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता नजर आ रहा था। लेकिन ब्राह्मण कर्मकांड का विरोध करने वाला बौद्ध धर्म का पहलू धीरे धीरे आम जनता के बीच भी लोकप्रिय हो गया। लगभग 200 साल बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और भारत और विदेशों में शांतिपूर्ण प्रयासों के जरिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अपनी पूरी ऊर्जा के साथ करने लगा। इन 200 सालों के दौरान भारत ने बहुत बड़े बदलाव देखे। वहीं छोटे छोटे राज्यों और गण राज्यों में बैठे भारत को एक केंद्रीय शक्ति के रूप में संगठित करने की कई कोशिशें भी हुईं। इन्हीं कोशिशों की बदौलत एक शक्तिशाली और बेहद विकसित साम्राज्य का निर्माण हुआ। सिकंदर ने जो उत्तर पश्चिम की ओर से भारत पर आक्रमण किया, तो भारत की ओर से मोर्चा संभालने के लिए ऐसे दो शक्तिशाली व्यक्ति सामने आए जिन्होंने इतिहास के रुख को मोड़ा और भारत को एक नए भविष्य की राह दिखाई। ये दो व्यक्ति थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से बेहद प्रभावित थे और तक्षशिला में एक दफा उन्होंने स्वयं जाकर सिकंदर से मुलाकात भी की थी। इसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य भी तक्षशिला जाकर सिकंदर के सैनिकों की तैयारियों और उनकी रणनीतियों के बारे में जानकारी हासिल कर चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ही सिकंदर की सेनाओं पर आक्रमण के लिए एक सही मौके की तलाश कर रहे थे। आखिरकार सन 323 में इन्हें खबर मिली कि सिकंदर की मौत हो चुकी है। वहीं बेबीलोन में सिकंदर की मौत के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रवाद का झंडा उठाकर लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुट किया और सिकंदर की सेनाओं पर हमला कर दिया। सिकंदर की मौत के बाद एशिया माइनर से लेकर भारत तक सेल्यूकस निकेटर को साम्राज्य का अधिकारी बनाया गया था। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की सेनाओं को हराकर अफगानिस्तान में काबुल और हेरात तक कब्जा कर लिया।
सेल्यूकस निकेटर ने हार मानकर अपने रिश्ते चंद्रगुप्त मौर्य से मजबूत करने के लिए अपनी बेटी की शादी मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त से कर दी। अब दक्षिण भारत को छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पूरे भारत में फैला हुआ था। बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक और उत्तर में काबुल तक चंद्रगुप्त का साम्राज्य फैला हुआ था। भारत के इतिहास में पहली बार एक केंद्रीय राज्य इतनी बड़ी शक्ति बनकर उभरा था। जानकारी यह भी मिलती है कि पाटलिपुत्र को महान मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी बनाया गया था। भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच संपर्क चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था और वो उनके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल के दौरान भी जारी रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के बेटे अशोक ने इन संपर्कों को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया। सम्राट अशोक के दौर में भारत एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन चुका था और इसकी मुख्य वजह यहां से हो रहे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। सम्राट अशोक के बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ता गया और आखिर में सौंग साम्राज्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थान ले लिया। उधर दक्षिण में लगातार बड़े बड़े राज्यों का उदय हो रहा था और वहीं दूसरी ओर उत्तर में बैक्ट्रियन या जिन्हें इंडो यूनानी भी कहा जाता है, वो अपना प्रभाव काबुल से लेकर पंजाब तक फैला रहे थे। इन इंडो यूनानी फौजियों का नेतृत्व मनिंदर नाम का जनरल कर रहा था। मनिंदर के नेतृत्व में इंडो यूनानी फौजों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरीके से हार गया और उन्हें वहां से भागना पड़ा। यूनानी कमांडर मनिंदर जल्दी ही भारत के वातावरण के प्रभाव में आ गए और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। वहीं बौद्ध धर्म अपनाने के बाद मनिंदर को राजा मिलिंद के नाम से जाना जाने लगा। राजा मिलिंद बौद्ध कथाओं में बेहद लोकप्रिय हुए और उन्हें एक संत की उपाधि प्राप्त हो गई। इसके बाद भारत और ग्रीस की संस्कृतियों के मिलन के बाद गंधार की ग्रीको बौद्ध कला का जन्म हुआ। ये कला अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में बेहद प्रचलित थी। इस दौर में एक बार फिर से भारत छोटे छोटे राज्य में बंट गया था और विदेशी शक्तियां दोबारा से भारत को प्रभावित कर रही थीं। चौथी शताब्दी की शुरुआत में एक और महान शासक ने जन्म लिया जिसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने भारत में राज कर रहे विदेशियों को बाहर भगाया और एक बेहद शक्तिशाली विशाल साम्राज्य की स्थापना की। आज भी चंद्रगुप्त के साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सन 320 ईसा पूर्व से गुप्त साम्राज्य का दौर शुरू होता है, जिसने एक के बाद एक महान शासक भारत को दिए और भारत में एक मजबूत केंद्रीय शासन की स्थापना की। चलिए अब चलते हैं कुकू एफएम के अपने अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि भारत और उसके शासकों ने अरब और मंगोल अभियानों का भी सामना किया था। लगभग 600 ईस्वी में जब सम्राट हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य पर शासन कर रहे थे और चीनी विद्वान तीर्थयात्री वेन सॉन्ग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, तब इस्लाम अरब में आकार ले रहा था। वहीं इस्लाम अब भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक शक्ति के रूप में भारत में कदम रखने वाला था। हालांकि इस्लाम को भारत में पहुंचने में लगभग 600 साल और लगने वाले थे। वहीं भारतीय संस्कृति तेजी से दुनिया में फैल रही थी और उन्होंने स्पेन से लेकर मंगोलिया तक अपने साम्राज्य को फैला दिया था। इसके साथ ही अरब संस्कृति भी एक बेहद शानदार और शक्तिशाली शक्ति के रूप में आकार ले रही थी, लेकिन भारत अब भी उससे प्रभावित नहीं हुआ था। अरब भारत के उत्तर पश्चिम छोर तक आ पहुंचा, लेकिन वो इसके आगे नहीं बढ़ सके। हालांकि इस दौरान अरब सभ्यता और भारतीय संस्कृति लगातार एक दूसरे के संपर्क में थी। फिर धीरे धीरे अरब साम्राज्य का पतन होने लगा और उनकी जगह पर अलग अलग तुर्की के कबीले और मध्य तथा पश्चिम एशिया के कबीले उभरने लगे। वहीं भारतीय सीमा पर मौजूद अफगान और तुर्क भारत में इस्लाम को एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर लेकर आए। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में अरबों ने सिंध तक पहुंचकर उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो सिंध के आगे नहीं बढ़ सके और वहीं तक सीमित रह गए। फिर कुछ दिनों बाद सिंध अरब साम्राज्य से अलग होकर एक छोटे से स्वतंत्र राज्य के रूप में मौजूद रहा। लगभग 300 वर्षों तक भारत में कोई और आक्रमण या घुसपैठ नहीं हुई। इसके बाद लगभग 1000 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर लूटपाट के उद्देश्य से हमले करने शुरू कर दिए। महमूद गजनी ने लूटपाट के लिए अनेक हमले किए और ये हमले बेहद खून खराबे से भरे होते थे और अंत में महमूद गजनी अपने साथ भारी संख्या में लूट का सामान लेकर वापस लौट जाता था। महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने अधीन कर लिया, लेकिन वो कश्मीर को जीतने में असमर्थ था। ये पर्वतीय देश उसे रोकने और खदेड़ने में सफल रहा।
काठियावाड़ के सोमनाथ से वापस जाते समय महमूद गजनी को राजपूताना रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी भारी हार का सामना करना पड़ा। ये उसका अंतिम आक्रमण था और वो फिर नहीं लौटा। कहते हैं महमूद गजनी एक धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान होने के बजाय लड़ाकू प्रवृत्ति का इंसान ज्यादा था, लेकिन इतिहास के ज्यादातर चालाक लोगों की तरह उसने भी अपनी लड़ाई और अपनी जीत को धर्म के नाम पर इस्तेमाल किया। भारत उसके लिए एक ऐसी जगह थी जहां से वो लूटपाट करके अपने देश का खजाना भर सकता था। तब महमूद गजनी ने अपनी सेना में तिलक नाम के एक भारतीय हिंदू को शामिल किया और उसे अपनी सेना का एक बड़ा अधिकारी बनाया। अपने साथी मुस्लिम दुश्मनों के खिलाफ युद्ध करने के लिए महमूद गजनी ने तिलक के नेतृत्व में अपनी सेना को भेजा था। वही सन 1030 में महमूद की मृत्यु हो गई और उसकी मौत के बाद लगभग 150 सालों तक भारत पर कोई भी अफगान या तुर्क आक्रमण नहीं हुआ। फिर एक अफगान शहाबुद्दीन गौरी ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत कर दिया। उन्होंने लाहौर और फिर दिल्ली तक मार्च किया, मगर दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह से हरा दिया। लगभग 1 साल बाद शहाबुद्दीन ने दोबारा से दिल्ली पर आक्रमण किया। इस बार उसकी जीत हुई और सन 1192 में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। पृथ्वीराज चौहान भारत के इतिहास के एक लोकप्रिय किरदार थे और उनकी गिनती भारतीय इतिहास के महान योद्धाओं में होती है, लेकिन उनकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह उनका प्रेम प्रसंग था। वहीं ये हमेशा से होता आया है कि प्यार के किस्से भारतीय जनता को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी और कन्नौज की राजकुमारी को बेहद पसंद करते थे। इसके साथ ही राजा जयचंद के विरोध के बावजूद पृथ्वीराज चौहान कन्नौज की राजकुमारी को महल से भगाकर अपने साथ दिल्ली ले आए। पृथ्वीराज चौहान के इस कदम से कन्नौज और दिल्ली के बीच दुश्मनी हो गई और इसी दुश्मनी की वजह से आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन गौरी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक महिला के प्यार के लिए पृथ्वीराज ने अपना जीवन और सिंहासन खो दिया और दिल्ली, जो कि चौहान साम्राज्य और भारत की गद्दी मानी जाती थी, बाहर से आए एक आक्रमणकारी के हाथों में चली गई। लेकिन उनकी प्रेम कहानी अभी भी याद की जाती है और वो एक नायक हैं, जबकि जयचंद को लगभग एक देशद्रोही के रूप में देखा जाता है। महमूद गजनी के आक्रमण को निश्चित रूप से एक विदेशी तुर्की आक्रमण कहा जा सकता है, जिसकी वजह से पंजाब कुछ समय के लिए भारत से कट गया था। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में जो अफगान भारत आए वो पहले के आक्रमणकारियों से बेहद अलग थे। ये अफगान लोग इंडो आर्य जाति से संबंध रखते थे और भारतीय लोगों से नजदीकी से जुड़े हुए थे। इन अफगान लोगों की भाषा पश्तो का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ था। जल्द ही भारत इन अफगानों का घर बन गया और दिल्ली उनकी राजधानी। भारत आए इन अफगानों पर भारत का रंग बहुत तेजी से चढ़ने लगा। अफगानों का एक महान शासक अलाउद्दीन खिलजी ने खुद एक हिंदू महिला से शादी की और उनके बेटे ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश जैसे कुछ तुर्क शासक भी हुए, मगर इसके बावजूद दरबार और सेना में अफगानों का दबदबा कायम रहा। 4वीं शताब्दी के अंत में उत्तर दिशा से तैमूर के नेतृत्व में दुर्ग या तुर्क मंगोल भारत की ओर आए और उन्होंने दिल्ली सल्तनत को नष्ट करके रख दिया। तैमूर ने भारत में केवल कुछ ही महीने बिताए और फिर वापस लौट गया, लेकिन तैमूर जहां जहां गया वहां उसने लाशों के ढेर लगा दिए। वहीं तैमूर के इस हमले ने दिल्ली सल्तनत को तहस नहस कर दिया था। तैमूर द्वारा दिल्ली पर हमला किए जाने पर उत्तर भारत बेहद कमजोर हो गया था और तब दक्षिण भारत में विजयनगर नाम का एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य उभर कर सामने आया। उत्तर भारत से कई हिंदू शरणार्थी विजयनगर साम्राज्य में शरण लेने चले गए। उधर दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य फल फूल रहा था तो उत्तर की ओर दिल्ली सल्तनत के सामने एक नया दुश्मन सामने आ खड़ा था। वो पानीपत का मैदान, जिसने अनेक दफा भारत के भविष्य को बदलते देखा था, एक बार फिर से निर्णायक जंग का गवाह बना। सन 15 से 26 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हुए इस जंग में दिल्ली सल्तनत की हार हो गई और बाबर को दिल्ली की गद्दी मिल गई। बाबर तुर्क मंगोल जाति से संबंध रखते थे और एक मध्य एशियाई साम्राज्य के राजकुमार थे। इस कारण बाबर के दिल्ली की गद्दी पर बैठने के साथ भारत में मुगल राज का दौर शुरू हो जाता है। भारत के लिए मुगलों का यह दौर कैसा रहा और मुगलों के राज ने भारत पर क्या प्रभाव डाला है,